हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज हम करने वाले क्लास 8 का जो हमारा अध्याय चल रहा था 13वां, उसका ही प्रश्नावली 13.2 13.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने वो पीछे की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज पहले वो पीछे की वीडियोस देखिए, जिसमें आपको समझ में आएगा कि सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात क्या होता है। सीधा या प्रत्यक्ष समानुपात में हमने क्या समझा था, एक्स और वाई हमारी कोई भी दो राशियां जिनमें क्या होता है, सीधा संबंध होता है। सीधा अनुपात यानी कि एक क्या होती है, एक बढ़ रही है तो दूसरी भी उस अनुपात में बढ़ती है, और दूसरी राशि अगर कम हो रही है तो पहले वाले भी कम होगी। जैसे इनमें अभी अनुक्रमानुपाती होती है, दो राशियां, ये दोनों क्या भी अनुक्रमानुपाती है। इन दोनों को हमने बराबर करने के लिए क्या करा था, इसको y को क्या करा था, किसी एचर से गुणा करा था, यानी एचर पद से गुणा करा था। इसको जब हमने एचर पद से गुणा करा था, इसको एचर पद से गुणा करते ये क्या हो गई थी, दोनों बराबर हो गई थी, दोनों बराबर हो गई थी। फिर हमने क्या करा था, के को तो उधर रख लिया था, ये क्या बन गया, एक्स बटा वाई, यानी के बराबर एक्स बटा वाई। फिर हमने क्या सीखा था कि क्या होता है, राशि में समझ किस प्रकार से चलता है, एक्स वन बटा वाई वन बराबर एक्स टू बटा वाई टू बराबर एक्स थ्री बटा वाई थ्री। क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व करे थे वो आपको अच्छे से जब आप प्रश्नावली देखोगे तो समझ में आ जाएंगे। अब आज हम समझते हैं कि प्रतिलोम समानुपात या विपरीत समानुपात या व्युत्क्रमानुपात समानुपात क्या होता है, जिसको क्या बोला जाता है, व्युत्क्रमानुपात, यानी उल्टा होता है एक दूसरे का। जैसे एक राशि में वृद्धि होगी तो दूसरे में क्या होगी, कमी होगी। एक राशि में कमी हो रही है तो दूसरे में क्या होगी, वृद्धि होगी। बहुत सारी टाइम पे जैसे मान लो अपन ट्रेवल करते हैं, यात्रा करते हो ना, सब जाते हैं ना अपन। भाई अगर अपन मान लो मंदिर जा रहे हैं, अपन अगर मंदिर जा रहे हैं तो हम पैदल चल चल के जाएंगे, जब तो हमें थोड़ा टाइम ज्यादा ही लगेगा। वही अगर अपन किससे जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, तो भाई अगर 5 मिनट का रास्ता है गाड़ी से, तो पैदल में 20-25 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है। तो अगर हमने गाड़ी से जाएंगे तो हमारी चाल ज्यादा होगी ना, चाल ज्यादा हो रही है तो समय कम लग रहा है। इसका मतलब कि गाड़ी की चाल बढ़ रही है। जैसे मान लो आपको कहीं गांव जाना है, गाड़ी का केवल गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपको कोई गांव जाना है, ठीक है ना। अब आप गाड़ी से सफर कर रहे हो, गांव जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसी गाड़ी से आप पहले 40 किलोमीटर प्रति किलोमीटर घंटे के हिसाब से चल रहे थे, यानी गाड़ी की चाल क्या है, 40 किलोमीटर है ना। अब वही चाल क्या हो जाती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो आपको सेम ही टाइम लगेगा क्या, नहीं। पहले 40 के चाल से जब चल रही थी, जब टाइम क्या लगेगा, थोड़ा ज्यादा लगेगा। वही अगर चाल बढ़ गई है, 60 प्रति घंटे के हिसाब से हो गई है, तो समय क्या होगा, कम लगेगा। तो दोनों में क्या सीधा संबंध है, क्या नहीं है, प्रतिलोम है। यानी कि एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, दूसरी कम हो रही है तो पहली वाली बढ़ रही है। दोनों में अलग अलग संबंध है ना, एक का कम होना दूसरे का ज्यादा होना, एक का ज्यादा होना दूसरे का कम होना। तो यही होता है प्रतिलोम समानुपात। इसमें क्या होता है, एक राशि में वृद्धि होती है तो दूसरी वाले में क्या होती है, कमी होती है। एक राशि में कमी होती है तो दूसरे वाले में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे मान लो अपन एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा मकान बन रहा है ना, ठीक है ना। अब इसकी छत का काम चल रहा है, ठीक है, इसकी छत बनाई जानी है। जैसे अपन स्टार्टिंग में नींव खुदवाते हैं तो थोड़े ज्यादा आदमी आते हैं, फिर थोड़े बीच में जो दीवारों का जैसे घर ऊपर उठाने का बनाने का काम होता है तो थोड़े कम आते हैं। लेकिन जब अपन की छत डलती है, देखो ध्यान से देखना, जब भी घर बनता है तो देखना, जब अपन की छत डलवाते हैं तो उसी दिन बहुत सारे आदमी लेके आते हैं एक साथ। क्यों लेके आते हैं, क्योंकि वो छत का काम एक ही दिन में करवाना होता है। तो क्या उतना टाइम जब घर बना रहे थे, नीचे से उठाया था, नींव डली थी, वहां से लेके कितना टाइम लगा था ना। लेकिन वो पूरी छत एक दिन में ही डाल देते, क्योंकि उसमें क्या होता है, आदमियों की संख्या ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे आदमी बढ़ाए वैसे वैसे उस काम को करने में टाइम कम लगाना। ये तो है ना कि एक काम को कोई आदमी 2 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना। भाई 4 आदमी किसी काम को 2 दिन में कर रहे हैं। वही अगर आदमी ज्यादा हो जाएंगे, हम 4 की जगह 8 आदमी ले लें, तो वो काम को कितने दिन में कर देंगे, एक दिन में ही कर देंगे। अगर आदमी ज्यादा होंगे तो काम को करने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। तो दोनों में प्रतिलोम समानुपात होगा ना। क्यों, क्योंकि दोनों में संबंध क्या है, उल्टा। एक कम हो रही है तो दूसरी ज्यादा हो रही है, एक ज्यादा हो रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। अब एक बार परिभाषा के तौर पे इसको समझ आते, फिर मैं आपको एक एग्जांपल लेके एकदम अच्छे से समझाऊंगी कि आपको क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलिए हम परिभाषा देखते हैं। देखो प्रतिलोम समानुपात की परिभाषा क्या होती है, इसको आप प्रतिलोम अनुपात या प्रतिलोम समानुपात कुछ भी बोल सकते हो। दो राशियां इस प्रकार से परिवर्तित होती है कि यदि एक राशि में वृद्धि होती है तो दूसरी में कमी होती है, यानी कि एक बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। जैसे अपन ने क्या करा था, चाल बढ़ाई थी तो लगने वाला समय क्या हो गया, कम हो गया।
ऐसे क्या हो रहा है तथा एक राशि में कमी होती है तो दूसरे में वृद्धि होती है। भाई आप अगर चाल को कम कर दोगे तो लगने वाला समय ज्यादा हो जाएगा। तो इसकी स्पष्ट परिभाषा के रूप में क्या समझ सकते हैं, एक दो राशि इस प्रकार से चेंज होती है कि एक में वृद्धि होती है दूसरे में कमी होती है, और एक में कमी होती है दूसरे में वृद्धि होती है। तो वो हमारा क्या होता है, प्रतिलोम समानुपात। अब मैं देखो आपको इसको एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ अच्छे से। अब देखो हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, उसके हिसाब से इनको एक एग्जांपल लेके अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लो एक कोई स्कूल है, उसमें 6,000 रुपए पुस्तकें हर साल क्या होती है, एक विषय की हर साल 6,000 की पुस्तकें आती है। फिक्स है कि भाई आपको 6,000 रुपए पुस्तकों पे स्पेंड करना है, तो खर्चा कितना होगा 6,000। एक पुस्तक का कुल मतलब कुल खर्चा तो मान लो क्या है, कुल पुस्तकों का मूल्य कितना रहेगा 6,000, यानी कि आपको 6,000 की पुस्तकें लानी है, उसके आगे नहीं लानी है। फिर क्या है, एक पुस्तक का मूल्य कितना है 40 रुपए। ठीक है, कुल मान लो पुस्तकों का है कि आपको 6,000 की पुस्तकें लेके आनी है। अब 40 के हिसाब से एक पुस्तक अगर 40 की आती है, वो 6,000 रुपए कुल है आपके पास में, तो आप कितनी पुस्तकें ला सकते हो, हम बनाते हैं एक पुस्तक का मूल्य, या फिर अपन क्या लिख सकते हैं, एक पुस्तक का मूल्य। ठीक है, पुस्तकों की संख्या, ठीक है ना। पहले देखो मान लो आपको क्या करना है, फर्स्ट अपने पास में क्या था, अपने पास में 6,000 रुपए थे, उसमें से एक पुस्तक का मूल्य है 40 रुपए। तो आप 40 के हिसाब से 6,000 में कितनी पुस्तकें ला सकते हो, भाई एक पुस्तक टोटल रुपए मेरे पास में 6,000 है, मुझे 40 रुपए एक किताब का देना, तो कितनी किताबें आई 40 से डिवाइड कर दो, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पंजे 20 और 0, यानी 150 किताबें आप ला सकते हो। अब क्या हो गया भाई, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे पुस्तकों के रेट में भी वृद्धि होती है। अब क्या हो गया, जो 40 रुपए में आ रही थी वही पुस्तक क्या हो जाएगी 50 रुपए में आने लग जाएगी। लेकिन आपको क्या बोला गया गवर्नमेंट की तरफ से, आप गवर्नमेंट की तरफ से आपको आदेश है कि आपको केवल 6,000 की ही पुस्तकें लानी है, जो राशि मिलती है वो 6,000 ही मिलेगी। तो आप क्या करोगे, जो पुस्तकें आती है उनको कमी कर दोगे, रेट उतनी मतलब रेट बढ़ जाएगी, लेकिन आने वाली पुस्तकों की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि राशि तो उतनी हाथ में 6,000 का 6,000 ही है। अब हम क्या करेंगे, पुस्तक का मूल्य हो गया 50, अब हम 40 से जगह डिवाइड करेंगे 50 से, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया देखो, 5 एकम 5 बच गया एक, 5 दूनी 10, 0। अब कितनी आएगी 120। फिर हमने क्या करा, अब अगले साल क्या होगा, फिर से 10 रुपए बढ़ जाएंगे, तो 50 की जगह कितना हो गया मूल्य 60 रुपया। 60 रुपए के हिसाब से कितनी पुस्तकें आएगी 100 ही आएंगी इस बार, है ना। फिर हो गया 75 रुपए, 75 के हिसाब से देखो कितनी आएगी, या डायरेक्ट 80 ले लो, ठीक है ना, 80 ले लो, ठीक है, कितना भी ले सकते हैं अपन, 80 रुपया हो गया मान लो, 80 हो गया, तो 80 से डिवाइड कर लो इसको, 0 से 0 कट, 8 सत्ता 56, 4 8 पंजे 40, यानी कितनी आएगी 45। अपन एक सही तो भरा है क्या, हाँ 45, एक जीरो से एक जीरो कट, 8 सत्ता 56, 4 8 पंजे 40, यानी कि 75। फिर देखो क्या है, अब होगी रेट 80 की बजाय इस बार कितने हो गए 100 रुपए हो गए एक किताब का, तो कितनी किताबें आ जाएंगी 60। ठीक है, इस बार रेट हो गई 100 रुपया, तो कितनी आएगी 60 किताबें। अब आप लोग खुद देख लीजिए इनमें कौन सा संबंध है, भाई पुस्तक का मूल्य बढ़ रहा है तो आने वाली पुस्तकें ये थी, पहले इस मूल्य पे इतनी आ रही थी, फिर जैसे रेट बढ़ी उसके हिसाब से पुस्तकों की संख्या हो गई 150 से 120, फिर से रेट बढ़ी तो ये कम हो गई, ये रेट बढ़ी तो ये कम हो गई, ये रेट बढ़ी तो ये कम हो गई, आने वाली पुस्तकों की संख्या कम हो गई। तो इनमें कौन सा संबंध है, व्युत्क्रमानुपात, यानी कि अलग अलग, एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है। तो इनमें कौन सा संबंध है, ये एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, अभी यहाँ पे पुस्तकों की संख्या कम हो रही है, जब उनकी रेट बढ़ रही है तो आने वाले पुस्तकों की संख्या कम हो रही है। तो अब हम क्या समझते हैं आगे, कि इनमें जैसे क्या संबंध होता है, जैसे मान लो कि आपको दिया है, जैसे अपन ने उसमें क्या समझा था, इसमें क्या होता है अक्स बराबर 1/y, यानी कि इस इनमें क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है, इसमें क्या होता है अक्स व्युत्क्रमानुपाती है 1/y के, यानी कि वो क्या होता है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती यानी बटे में, तो ये क्या होता है इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर तो करना पड़ेगा,
इक्वेशन सोल्व करना है तो इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस एक बटा वाई को किसी अचर पद से या अचरा से गुना करना पड़ेगा। जहाँ हम क्या कर देंगे, के से गुणा कर देंगे। हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर करने के लिए के से एक बटा वाई को गुणा कर देंगे। के हमारा क्या होगा, इस बार भी कोई अचर राशि होगा। अब इस के को तो उधर रख लेंगे और हम क्या करेंगे, इसके मान लो इधर ये से है, ये हो गया गुना, तो ये अक्स और वाई गुना होंगे, क्या हो जाएंगे, अक्स वाई। तो के बराबर क्या हो गया, अक्स वाई। तो हमारे पास में क्या निकल के आया, इसमें किस प्रकार प्रतिलोम समानुपात में होता है, तो क्या संबंध होता है, के बराबर अक्स वाई गुना अक्स गुना वाई। अब देखो हम समझते हैं, यदि अक्स के मान होते हैं, जैसे मान लो अक्स के मान है आपको दिए x1 y1 के लिए, y के संगत मान आपको दिया है y1 और y2 के लिए क्या होगा, x1 y1 बराबर x2 y2। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, x1 बटा x2 बराबर y2 बटा y1। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों क्या हमारे प्रतिलोम अनुपात या समानुपात, यही क्या होता है, प्रतिलोम अनुपात या प्रतिलोम समानुपात। अब हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार के देखने को मिलेंगे। भाई अपन सोल्व तो करेंगे, हम क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तो इसी रूप में सोल्व करेंगे। भाई x1 दिया है तो x1 बटा x2 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा y2 बटा y1। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं कि हमें क्वेश्चन किस प्रकार के देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चन जब हमें मिलेंगे तो हमें उसको सोल्व कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, वो क्वेश्चन क्या है, यदि 15 श्रमिक किसी काम को 48 घंटे में कर सकते हैं, तो 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यानी कि 15 आदमी अगर किसी काम को करते हैं तो कितने घंटे लेते हैं, कितने लेते हैं, 48 घंटे। भाई 15 श्रमिक है, जब 48 घंटे ले रहे हैं, अब हमें क्या बोला गया है, 30 घंटे में काम को करने के लिए हमें श्रमिक कितने चाहिए। पहले तो कितने घंटे लग रहे थे, 48, जब श्रमिक थे 15, अब घंटे कितने हो गए, 30 हो गए। तो इसका मतलब श्रमिक क्या होंगे, ज्यादा होंगे कि कम होंगे, कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि घंटे कम हुए हैं, सॉरी श्रमिक क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि काम करने के घंटे कितने हैं, 30 घंटे काम कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे तो क्या होना, 15 श्रमिक काम करेंगे जब 48 घंटे लग रहे थे। अब यहाँ पे क्या होना, 30 घंटे काम करे, तो हमें बताना है कि कितने श्रमिक हमें चाहिए। काम 30 घंटे करना है तो श्रमिक ज्यादा लगेंगे। अब हमें देखना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक सारणी बनाते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि इनमें क्या संबंध है, प्रतिलोम का, एक बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी। अगर श्रमिक ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो श्रमिक कम हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमें इसके ये दोनों तो दिए है, ये 15 है तो ये 48, उसका 30 है तो उसके साथ कितने श्रमिक हमें नहीं दिए। तो हमें सबसे पहले लिखना है क्या क्या हमारे समय, एक तो है समय। इसके लिए सबसे पहला काम ये सारणी अगर बनाने के लिए है कुछ तो सारणी बना लो। ये तो समय है, यहाँ पे श्रमिकों की संख्या आ जाएगी। अब हमें देखो उसके श्रमिकों की संख्या दी नहीं है, भाई उसमें श्रमिक कितने चाहिए, तो हम क्या मानेंगे, श्रमिक मानना, श्रमिकों की संख्या बराबर श्रमिकों की संख्या बराबर। अब देखो इसमें ये समय क्या है, 48 है, और इसमें क्या है, 30 है। इसका मतलब हमें क्या दिया गया, एक्स का वाई का, इसका तो दिया गया, हमें क्या नहीं दिया गया, ऊपर का अगर मान नहीं दिया तो हमें एक्स का दिया है, नीचे का नहीं दिया तो हमें वाई का नहीं दिया। तो इसका देखो कितना है, 15, इसका हमें नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे इसको, वाई। तो माना कि श्रमिकों की संख्या क्या होगी, वाई है। भाई 30 दिनों के लिए श्रमिकों की संख्या क्या, 30 घंटों के लिए श्रमिकों की संख्या क्या मान ली, वाई मान ली, ठीक है। अब इसमें हमने वाई रख दिया। अब हमने क्या सीखा था कि हमारा क्या होता है, x1 और y1 गुणा में होगी, क्या होता है, x2 और y2 का गुणा। इधर भी ये दोनों क्या है, गुणा में, यानी x1 गुणा y1 बराबर किसके होता है, x2 गुणा y2। ये क्यों होता है, यानी कि काम तो उतना का उतना ही है, ये दोनों बराबर क्यों है, क्यों है बराबर, कहने का मतलब क्या है, काम उतना ही है, वही काम है। अगर काम करने वाले ज्यादा हैं तो समय कम लगेगा, काम करने वाले कम है तो समय ज्यादा लगेगा। काम तो उतना का उतना ही है, काम में कोई फर्क नहीं पड़ा भाई ये काम ज्यादा हो गया, काम तो वो का वही है भाई। अगर छत डालनी है तो छत डालने के लिए एक तो आप 5 जने लेके आओगे, 5 ही कारीगर लेके आते हो, या 5 श्रमिक लेके आते हो, श्रमिक बोल दो, लेबर बोल दो, कारीगर बोल दो।
यही अगर आप 20 लेके आ जाओ एक साथ ही छत डालने के लिए, तो बराबर ही लगेगा क्या? नहीं, काम तो उतना ही है, लेकिन उसमें टाइम कम लग जाएगा, तो ये इसलिए ये बराबर होते हैं। ऐसे ही हम चलो मान लो किसी गाँव जा रहे हैं, तो वो गाँव हमारे जैसे जिस गाँव में हम रहते हैं ना, जैसे मान लो आप शहर जा रहे हो, आप गाँव में रहते हो, ये मान लो। हम गाँव में रहते हैं, हम शहर जा रहे हैं, तो वहाँ से उसकी दूरी कितनी है? 250 किलोमीटर है। अब आप एक तो गाड़ी से चल के जाओगे, जब गाड़ी की चाल होगी 40, एक आप जाओगे 70 या 80 की स्पीड से, तो दूरी तो उतनी की उतनी है ना, आपको जाना तो उतना 250 किलोमीटर ही है। बस यही है कि आप उस 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में टाइम कितना लेते हो। अगर आप गाड़ी को धीरे-धीरे चलाओगे, तो वही गाड़ी 4-5 घंटे ले सकती है। अगर आप धीरे-धीरे नहीं चला के थोड़ा स्पीड से चलाओगे, तो क्या होगा, वही 3 घंटे ले लेगी, और अगर आप और ज़्यादा स्पीड से चलाओगे, तो 2 घंटे ले लेगी। बस इतना है कि थोड़ी दुर्घटना होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए गाड़ी भी सावधानी से चलानी चाहिए, है ना? कभी भी गाड़ी चलाने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। भले ही थोड़ी देर से पहुँच जाओ, लेकिन स्पीड से गाड़ी कभी भी नहीं चलानी चाहिए। तो कहने का इसलिए दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों बराबर क्यों हुई? काम हुई है, उतना ही हमें दूरी पे जाना है, लेकिन क्या होता है, ये x1 गुणा y1 होता है, इधर क्या होता है, x2 गुणा y2 होता है। अब देखिए कैसे होगा। इसका क्या है? 48 गुना 15 बराबर 30 गुना y। इसको आप तो कुछ भी मान लो, ठीक है ना? y माना है तो y मान लिया हमने यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, y को तो रख लेंगे, तो 30 क्या रहेगा, इसका भाग में आ जाएगा। 48 गुना 15 बटे 30 बराबर y। 15 से ये 2 बार, 2 से ये 24 बार, तो देखो क्या हो गया, y बराबर 24, यानी कि काम करने के लिए जो श्रमिक है, वो क्या हो गए, 24। कितने श्रमिक आए? 24। भाई इसके घंटे कम, पहले काम क्या था, अब 48 घंटे ही काम करवाना है। काम कितना है? काम तो वही है, लेकिन हमें काम क्या करना है, कितने घंटे करवाना है? केवल 48 घंटे करवाना है। तो 48 घंटे काम करेंगे। अब 48 घंटे नहीं करवाना, अब काम हमें करवाना 30 घंटे में। काम तो उतना ही है, लेकिन उसको काम करवाना है 30 घंटों में, तो आदमी ज्यादा लाने पड़ेंगे ना। जैसे मान लो आप खेत में कोई फसल होती है, पहले आप क्या करते हो, 15 ही आदमी लेके आते हो फसल कटाने के लिए, लेकिन बारिश आने का मौसम हो जाता है, बहुत ऐसे डरावना सा कि अब तो भाई बारिश आने वाली, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डे क्या कर जाते हैं, 15 की जगह कितने लोग लेके आ जाते हैं, भाई वही काम हमें 30 घंटों में ही करवाना है। तो हम क्या करेंगे, उतने ही आदमी लाएंगे या कम लाएंगे? ज्यादा लाएंगे ना, क्योंकि हमें काम कम टाइम में करवाना है। तो इन दोनों में कौन सा अनुपात हो गया, प्रतिलोम। यानी कि एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, प्रतिलोम समानुपात के क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चनों की तरफ। अगर क्लास अच्छी लग रही है, आपको क्लास देखने में मजा आ रहा है, तो मुझे पता है कि आप जरूर जरूर अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्यारा सा लाइक कर दीजिए, क्लास से रिलेटेड एक कमेंट भी कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमें बताना, कुछ कथन हमें दिए गए, उन कथनों को देख के हमें बताना है कि प्रतिलोम समानुपात में है कि नहीं है। तो पहला वाला क्या है, किसी कार्य पर लगने वाले व्यक्तियों की संख्या उस कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय। तो ये तो मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया था जब अपन ने परिचय पाठ करा था, कि जब भी किसी काम को अपन करवाते हैं तो उसमें लगने वाले श्रमिक और समय का अनुपात क्या होगा, प्रतिलोम होगा। क्यों? क्योंकि अगर काम उतना ही है और श्रमिक ज्यादा लेके आ जाओगे तो समय कम लगेगा, काम उतना ही है श्रमिक कम लेके आओगे तो क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। दोनों में क्या है, प्रतिलोम समानुपात। सेकंड देखो, क्या एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय होता है दूरी। अब क्या हो रहा है कि इन दोनों में हमें बताना है कि चाल में और एक समान यात्रा है, समान चाल, एक समान चाल यानी एक ही स्पीड से गाड़ी चल रही है, उसकी गाड़ी की चाल बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है, वो उतनी चाल से चल रही है। तो क्या होगा, प्रत्यक्ष होगा कि प्रतिलोम? प्रत्यक्ष। क्यों? क्योंकि उसमें गाड़ी की चाल एक ही स्पीड से चल रही है। भाई 40 की स्पीड से, तो वो 40 की स्पीड से ही चल रही है, चाल को ना ज्यादा कर रही है ना कम कर रही है, तो इनमें क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष। थर्ड देखो क्या है, खेती की भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। अब इसमें भी क्या होगा, भाई जितनी कोई भी है, खेती करी गई कोई भी ऐसे क्षेत्र, भूमि का क्षेत्रफल है, उसमें काटी गई फसल है, जितनी भूमि है उतनी तो फसल काटेंगे ना। तो दोनों में क्या होगा, प्रत्यक्ष समानुपात। अब बात अगर यहाँ पे जो फसल है उसको काटने वाले
श्रमिकों की होती तो जितना क्षेत्र भाई जितनी फसल ज्यादा होगी और श्रमिक कम लाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। अगर फसल ज्यादा है श्रमिक भी ज्यादा लेके आ जाएंगे तो टाइम कम लगेगा। तो उस हिसाब से प्रतिलोम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, भूमि का क्षेत्रफल जितना है खेती की जगह और काटी गई फसल भी उसके हिसाब से होगी। तो दोनों में क्या प्रत्यक्ष समानुपात। एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। अब देखो यहाँ पे दोनों में डिफरेंट है। इसमें क्या हो रहा है, एक समान चाल से यात्रा कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक यात्रा ना वो एक निश्चित यात्रा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाना है, लिया गया समय वाहन की चाल हमें पता नहीं। तो भाई एक निश्चित यात्रा है, मान लो यहाँ से यहाँ तक इतना जाना है आपको, तो उसकी चाल को हमें दे दिया कि चाल एक ही चाल से चल रहा है। तो मान लो अगर दूरी तो बराबर आपको बोल दिया कि आपको 200 किलोमीटर जाना है, तो आप अगर स्पीड से चलोगे तो आप समय कम लोगे। अगर आप धीरे चलोगे चाल आपकी कम रहेगी तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, प्रतिलोम समानुपात। पांचवा देखो क्या है, एक देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। मान लो अगर कोई देश है उसमें अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल कम आएगा। अगर जनसंख्या कम है तो प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल ज्यादा आएगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये जगह है, इतनी कोई देश है वो इतना बड़ा है, ठीक है ना। अब अगर उसमें लोग ज्यादा है तो वो ऐसे 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 इतनी इतनी आ जाएंगे। अगर लोग कम है तो जैसे मान लो ये भूमि का क्षेत्रफल ऐसे ऐसे दूर दूर ऐसे हो जाएगा। तो उसके हिसाब से अगर जनसंख्या ज्यादा है तो प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। जनसंख्या अगर कम है तो प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा। तो उसमें भी क्या हो जाएगा, प्रतिलोम समानुपात। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। पहला क्वेश्चन क्लियर है सभी को। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें अब क्या करना है, वही प्रतिलोम समानुपात को देखना है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक टेलीविजन गेम शो होता है। जिससे मान लो कोई भी गेम शो होता है उसमें क्या होता है, जैसे कोई भी विजेता होते हैं उनको पुरस्कार राशि वितरित की जाती है। अब कई बार क्या होता है, सेम सेम ही गेम के लिए कई बार क्या हो जाता है, दो लोग जीत जाते हैं यानी दो जने फर्स्ट आ जाते हैं। तो राशि तो वही रहने वाली है। कई बार तो क्या होता है, जैसे मान लो 1 लाख का इनाम है, क्या होगा, एक जना एक फर्स्ट पे आ जाएगा तो पूरा उसको दे दिया जाएगा। कई बार क्या होता है, दो जने फर्स्ट पे आ जाते हैं। भाई कई बार क्या होता है, सोने से सोना मिलाने वाले दो जने भी तो हो सकते हैं, या 90 लाने वाले 80 लाने वाले जो फर्स्ट नंबर पे होते हैं वो दो जने फर्स्ट नंबर पे हो सकते हैं। तो जो भी पुरस्कार राशि होती है वो ये तो है नहीं कि दो जने आ गए तो चलो 1 लाख तो पहले दे रहे थे 1 लाख और दे दो, इससे नहीं होता। अगर दो जने सेम पोजीशन पे आ गए तो क्या होता है, जो भी पुरस्कार की राशि होती है वो क्या हो जाती है, आधी आधी हो जाती है। तो सेम इसमें किया गया। इसमें क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं कि टेलीविजन गेम शो में 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है, यानी कि समान रूप से यानी बराबर बराबर बांटी जानी है। अगर विजेता ज्यादा हो रहे हैं तो भी वो बराबर बराबर बांटनी है। भाई एक विजेता है तो एक को 1 लाख मिल जाएगा, दो विजेता हो गए तो बराबर बराबर यानी 50-50 हजार, तीन हो गए तो उसके हिसाब से तीन का भाग लगा के। अब देखो क्या है, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं के अनुक्रमानुपाती है या द्रुत क्रमानुपाती है। तो हमें क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया था। इस सारणी को आप देखोगे तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, द्रुत क्रमानुपाती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे विजेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनके पुरस्कार की जो राशि आएगी ना, मिलने वाली राशि, उसमें कमी होती जाएगी। पहले देखो एक विजेता था जब 1 लाख पूरा उसको मिल रहा था, फिर दो विजेता होंगे तो प्रत्येक को कितना मिल रहा है, 50-50 हजार। फिर चार हो जाएंगे तो प्रत्येक को कितना हो जाएगा, 25-25 हजार। ऐसे पांच होंगे तो 20-20 हजार। अब इसको अपन करेंगे कैसे वो देखो। हमें पता है अगर विजेताओं की संख्या संख्या बढ़ती है तो मिलने वाली पुरस्कार प्रत्येक विजेता को, तो प्रत्येक विजेता को मिलने वाली पुरस्कार राशि कम हो जाती है। अतः यहाँ प्रतिलोम
समानुपात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या मान लेंगे, ये मान लो हमारा क्या y1 है, ये y2 है, ये y3 है, ये y4 है, ये y5 है। ठीक है ना, इनको अपने मान लिया। ठीक है, अगर एक ही दिया रहता है तो y मान लेते, लेकिन बहुत सारे खाली है बॉक्स, y1 y2 y3 y4 y5 कुछ भी मान लो, x भी मान सकते हो, x1 x2 x3 x4 x5 कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि अगर विजेताओं की संख्या बढ़ती है तो प्रत्येक विजेता राशि कम हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सा समानुपात हो गया, प्रतिलोम समानुपात। अब हमें पता है कि प्रतिलोम समानुपात क्या होता है, इसको अपन बाद में लिख लेते हैं, चलो या फिर लिख लो x1 y1 बराबर क्या होता है, x2 गुना y2। यही होता है हमारा प्रतिलोम समानुपात, कि राशि तो पैसे तो उतने ही है, लेकिन अगर लोग बढ़ेंगे तो मिलने वाली राशि कम हो जाएगी, लोग कम होंगे तो मिलने वाली राशि ज्यादा हो जाएगी, लेकिन है तो बराबर 1 लाख रुपए। ठीक है, अब देखो पहले वाले में क्या है, कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, इसके बराबर है, ये भी, ये दोनों है ना, किसी भी एक को उठा लो, चाहे ये दो है ना, ये इसके बराबर है, या फिर ये इसके बराबर है, किसी भी एक को उठा लो, ये इसको ले लो तो ये इसके बराबर होगा, इसको ले लो तो ये इसके बराबर होगा। तो हम क्या, अपन ने क्या समझा था कि x1 y1 का गुना किसके बराबर होगा, x2 गुना y2 का। तो हमारा x1 क्या है, 1 गुना 1 लाख, सॉरी x1 और y1 1 लाख बराबर x2 y1 कितना है, 4 गुना y1, ये है। ठीक है, तो y1 क्या हो जाएगा, या फिर अपन ने हाँ y1 ही लिया ना, तो y1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 लाख बटे 4। तो y1 हो गया, 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8, बचेगा 2, 5 की 20, 0 0 0 यानी 25,000। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, 25,000। आपको क्या करना है, आंसर में फिर से सारणी बनानी है। ठीक है ना, सारणी बना के लिखना है। सेकंड का निकाल लो, सेकंड में क्या सेम हुई है, 1 लाख के बराबर है, तो 1 गुना 1 लाख बराबर 5 गुना y2। अब y2 क्या हो जाएगा, y2 बराबर 1 लाख बटे, क्यों हो जाएगा, उसके भाग में आ जाएगा ना, गुणा में तो भाग में आ गया, तो 5 का भाग लगाएंगे क्या आ जाएगा, 5 गुनी 10, 1 2 3 4, यानी प्रत्येक को मिलेगा 20,000। अब आ जाएगा यहाँ पे 20,000। फिर देखो तीसरा वाला क्या था, 1 गुना 1 लाख बराबर 8 गुना y2 का हो गया ना, y3। और y3 बराबर क्या हो जाएगा, 1 लाख बटे 8, 8 का भाग लगा दो, 8 एकम 8, बचेगा 2, 8 दूनी 16, बचेगा 4, 8 दूनी 40, 0 0 यानी 12,500। अब हो गया 12,500। तो देखो तीसरा वाला क्या है, 1 गुना 1 लाख इसके बराबर होगा 10 गुना y4 भी। तो y4 बराबर क्या हो जाएगा, 1 लाख बटे 10, 2 2 4 2 6 लगा दिए, 1 से 1 कट हो गया, तो आएगा 10,000। यानी कि अगर 10 जने आ जाएंगे पुरस्कार, ये विजेता, तो राशि कितनी हो जाएगी, 10,000 हो जाएगी। ठीक है ना, बराबर बराबर मिलेगी सबको। फिर वही 1 गुना 1 लाख बराबर हो जाएगा 20 गुना y5। तो y5 बराबर क्या आ जाएगा, 1 लाख बटा 20, 0 से 0 कट, 2 से 5 बार, 1 2 3, यानी अगर लेने वाले पुरस्कार लेने वाले व्यक्ति 20 जने हो जाएंगे तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, 5,000। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 10,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000। आपको केवल इस प्रश्नावली में क्या ध्यान रखना है, उसमें तो हमारा क्या था, x बटा y बराबर k था, यानी कि x1 बटा y1 बराबर x2 बटा x1 बराबर x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2 ऐसे चल रहा था। इसमें क्या होगा, इसमें आपके किस रूप में चलेगा, x1 गुना y1 बराबर x2 गुना y2, बस इन्हीं दो चीजों, यानी ये समीकरण के रूप में बोल दूं, इन्हीं दो समीकरणों का ध्यान रखना। इसका ध्यान रखना कि प्रतिलोम समानुपात में कैसे सरल होंगे, इन दोनों का गुना आगे जो भी हमें दे दिया उनके गुणा के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने ये सब इनके आंसर निकाल दिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नीचे नहीं दिख रहा था इसलिए यहाँ आप लोग ध्यान से देख लेंगे, नीचे इधर कितने आए, 5,000 आए, इधर आया 12,500। ठीक है, सभी को दिख रहा है एकदम अच्छे से। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से करिएगा। क्या है, इसमें एक हमें पहिया दिया गया, उस पहिए में क्या कर रहा है कि रहमान का लड़का है कोई, वो क्या कर रहा है, उसमें तिल्लियां लगा रहा है उस पहिए में।
कभी 4 तीली लगा रहा है, कभी 8 तीली लगा रहा है, कभी 15 तीली लगा रहा है, लगा लगा के देख रहा है कि मैं अगर तीलियां बढ़ाऊं तो जो उनके अंदर बनने वाला कोण होता है, क्योंकि हमें पता है जो एक पहिया होता है, क्योंकि वो एक सर्किल है, तो उस पूरे का योग कितना होता है, कितने डिग्री का कोण बनता है, पूरे का 360 डिग्री का। लेकिन जब अपन तीलियां जिस हिसाब से लगाते हैं, भाई 4 तीली लगाएंगे तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का बनेगा। लेकिन मैं तीलियां 6 कर दूं या 8 कर दूं तो उस हिसाब से अगर तीलियां बढ़ेगी तो कोण उतना थोड़ी बनेगा, कोण का मान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो हमें वो बताना है कि रहमान तिल्लियों का प्रयोग करके एक पहिया बना रहा है, वो क्या करेगा, तिल्लियों का प्रयोग कर रहा है और एक पहिए को बना रहा है। जैसे ये पहले उसने क्या करा, एक सर्किल बनाया तो 4 ही तिल्लियां लगाई, ठीक है। वह समान तिल्लियां इस प्रकार से लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमांक तिल्लियों के युग्म के बीच के कोण का कोण बराबर हो। वो क्या करता है, तिल्लियां इस हिसाब से लगाना चाहता है, वो हर कहीं पे तिल्ली नहीं लगा रहा, वो क्या कर रहा है, तिल्लियां इस प्रकार से सेट करना चाहता है कि उनके बीच का जो कोण बनना है ना, प्रत्येक युग्म के बीच का कोण है, यानी कि जैसे इनके बीच का इनके बीच का कोण है तो बराबर रहेगा, इसके बीच का कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रकार से वो कोण बनना, मतलब इस प्रकार से तिल्लियां लगाना चाह रहा है कि जो उनके युग्म के बीच का कोण भी क्या हो, बराबर हो। कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने भी कोण है वो सब क्या हो, बराबर बराबर माप के हो। तो हमें पता है, हमें सबसे पहले बात तो क्या पता होना चाहिए कि जो ये पहिया है इसके अंदर पूरा जो पहिया है ना, उसके पूरे के कोण का माप कितना होता है, सर्किल में एक तरीके से पहिया है तो गोल है, तो पूरे का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब हमें सारणी दी गई कि तिल्लियों की संख्या अगर 4 है जो, तो प्रत्येक जो उनके बीच का कोण बन रहा है ना क्रमागत तिल्लियों के युग्म के बीच का कोण 90 डिग्री का बन रहा है। 90 डिग्री का क्यों बन रहा है, क्योंकि हमें पता है कि 360 डिग्री टोटल योग होता है, इसमें आप 4 तिल्लियां लगा रहे हो तो प्रत्येक कोण कितने हो जाएगा, 90 डिग्री का। ये इस हिसाब से निकाला गया है। अगर आप तिल्लियों की संख्या 6 लगा रहे हो, अगर 6 तिल्लियां लगा देते हो तो 6 6 36 यानी कोण कितना हो जाएगा, 60। यही अगर आप तिल्लियां 8 लगा रहे हो तो देखो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 4 बचेगा, 8 बचे 40, तो कितना हो जाएगा, 45। अब इसको हम मान लेंगे x1, इसको मान लेते x2, इसको मान लेते x3, ठीक है, मान लिया। आप y1 y2 y3 कुछ भी मान सकते हो, ओके। अब हमने इसका मान निकाल दिया, बराबर क्या आ गया, 45 डिग्री। ऐसे सेकंड का निकाला। अब है तिलिया कितनी ले रहा है, 10, तो कोण कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी 36 डिग्री का, तो ये हो गया 36 डिग्री। अब तिलिया है इसकी 12, 12 दो बांट दिया 36 और 0 यानी 30 डिग्री। तो इस बार कितना हो जाएगा, कोण प्रत्येक तिल्ली के युग्म का बीच का कोण हो गया 30 डिग्री। तो हमने सारणी को तो कंप्लीट कर लिया है। अब देखो हमें क्या आंसर देने हैं, हमें क्वेश्चन और भी पूछे गए, पहले तो हमें सारणी को पूरा करना है कि देखो क्या बोला है, क्या तिल्लियों की संख्या और क्रमागत तिल्लियों के युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। आप बता सकते हो इसको सारणी को देके कि जो तिल्लियां लग रही है वो और उन तिल्लियों जो क्रमागत तिल्लियां हैं उनके युग्म के बीच का जो कोण है वो प्रतिलोम समानुपात में है कि नहीं है। तो हमने आराम से क्वेश्चन को जब अपन ने सारणी बनाया तो समझ लिया ना कि प्रतिलोम समानुपात में है। क्यों, प्रतिलोम समानुपात कब होता है, जब एक राशि बढ़ती है तो दूसरी कम होती है, एक कम होती है तो दूसरी बढ़ती है। तो इसमें जैसे जैसे तिल्लियां बढ़ रही है वैसे वैसे कोण का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो प्रतिलोम समानुपात में है तो हम क्या लिखते हैं कि हाँ, इसका आंसर तो हो जाएगा हाँ। अब मेरे यहाँ जगह नहीं है, आप इतना लिख देना हाँ प्रतिलोम समानुपात में है, ओके। सेकंड वाला देखो, 15 तिल्लियों वाले पहिए के क्रमागत तिल्लियों के युग्म का कोण परिकलित कीजिए। अब मैं इस यहाँ निकालना चाहूँ तो डायरेक्ट निकाल सकती हूँ, क्योंकि टोटल कितना है माप 360 है। तो हम क्या करेंगे, 360 में 15 तिल्लियों का भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 चौके 60 यानी कितनी आ जाएगी, 24 से 24 डिग्री का कोण आ जाएगा। लेकिन इसको अपन सारणी बना के पूरा करते हैं, क्योंकि दोनों में हमें किसमें तो निकालनी है, हमें तिल्लियां, इसमें निकालना हमें कोण। तो हमने कोण दिया, इसमें निकालना हमें तिल्लियां, उसमें निकालना हमें युग्म का कोण परिकलित कीजिए। इसमें कोण का, इसमें तो कोण निकालना है और इसमें हमें निकालनी है तिल्लियां। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सारणी बना लेंगे एक छोटी सी, ठीक है ना, ताकि हमारे इजी हो जाएगा। हम लिखते हैं तिल्लियों की संख्या सेम इसके जैसी, दो ही खानी चाहिए, एक इसके लिए, ठीक है ना। तिल्लियों की संख्या एक में आ जाएगा हमारे ये प्रत्येक युग्म के बीच का कोण, ठीक है। अब देखो तिल्लियों की संख्या कितनी है, 15 है। जब हमें कोण का पता नहीं है हम मान लेंगे x है,
अगर कोण इसका 40 डिग्री है लेकिन हमें तिल्लियों की संख्या पता नहीं तो इसको हम मानेंगे y। हमें यहाँ पे दिया था कि तिल्लियां 15 है, जो हमें कोण नहीं दिया, यहाँ पे हमें तिल्लियां नहीं दी है, हमें कोण दे दिया। तो हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके निकालते हैं। अब हमें पता है भाई पूरे का माप कितना है, पूरा कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। तो हमारे पास में जब तिल्लियां है तो हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके बराबर रखेंगे इसको, भाई इसके बराबर रखेंगे तो इसका माप आ जाएगा, फिर इसके बराबर रखेंगे तो इसका माप आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि अक्स वन गुना वाई वन बराबर क्या होता है, अक्स टू गुना वाई टू, हमें पता है। आपको दिख जाएगा क्या, तो हम रख देंगे 15 गुना एक्स बराबर 4 गुना 10। अब आप कैसे भी रख सकते हो, पहले इसको रखे फिर इसको रख देना, चाहे पहले इसको रखे इसको रख देना, दोनों एक ही बात है। एक्स को इधर रख लेंगे, 4 गुना 90 बटे 15, तो 15 छिके 90 हो जाएगा। 4 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा, 24 तिल्लियां। इसका आंसर तो आ गया कितना, 24 तिल्लियां। अब देखो थर्ड वाला क्या है, यदि क्रमागत तिल्लियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री तो तिल्लियों की संख्या ज्ञात है। सेम वही है, सेम इसके बराबर इसको रखो, तो क्या हो जाएगा, y गुना 40 बराबर 4 गुना 90। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुना 90 बटे 40। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, 4 से 4 कट हो गया, तो आ गया 9। तो y यानी क्या आ गया हमारे, y यानी तिल्लियां आ गई, y बराबर 9, तो तिल्लियां बराबर हो गई। एक सेकंड अपन कुछ गड़बड़ करे, इसमें क्या है, कोण आ रहा है, तो ये 24 डिग्री का कोण है, सॉरी इसमें कोण है, ये 24 डिग्री का है। ये हमारी क्या है, तिल्लियां है। तिल्लियां बराबर कितनी आएगी, इस प्रकार से अपन को आंसर देना है। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारी तिल्लियां ने यहाँ पे भी क्या आएगा, हमारा 24 डिग्री का कोण आएगा, क्योंकि हमें सेकंड क्वेश्चन में कोण पूछा गया, कोण का परिकलन कीजिए। तिल्लियां इसमें थर्ड वाले में, मेरे को क्या ऊपर नीचे कंफ्यूज हो रहा है, सेकंड में तिल्लियां है कि थर्ड में तिल्लियां है। तो सेकंड में तो कोण पूछा गया है, थर्ड में तिल्लियों की संख्या पूछी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आप कोण कर लेना, यहाँ पे कोण आ जाएगा, यहाँ पे तिल्लियां आ जाएगी, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना, वो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करेगा, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। क्या दिया गया है, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती है। यानी कि एक डब्बे में कितनी मिठाइयां, ये हमें पता नहीं है। अगर 24 बच्चों को बांटे तो एक बच्चे को कितनी मिठाई मिल जाती है, 5। तो हम बता सकते हैं टोटल कितनी मिठाई है, 24 पंजे 120, यानी 120 मिठाइयां उस डब्बे के अंदर है, ठीक है। अब वो क्या बोला, यदि बच्चों की संख्या 4 कम की जाए, यानी बच्चे अभी कितने हैं, कितने हैं, 24 है, बच्चों की संख्या 4 कम की जाए, यानी बच्चे कितने हो जाए, 20 हो जाए, तो हमें बताना है कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इसमें कौन सा अनुपात है भाई। अभी तो आपको चलो प्रश्नावली कर रहे, जब ट्यूशन कर रहे थे, अभी मैं आपको प्रश्नावली करवा रही हूँ भाई, 13.2 चले तो 13.2 हमारी पूरी प्रतिलोम समानुपात ही होगी। लेकिन आपको एग्जाम में थोड़ी ना दिया जाएगा कि ये प्रतिलोम समानुपात में, ये सीधा समानुपात में, आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व करना नहीं, आपको क्वेश्चन को देख के पता लगाना है। तो मान लो जैसे इसमें देख के पता चल रहा है हमें, कैसे भाई, अगर बच्चे ज्यादा आएंगे, 24 बच्चे हैं, तो मैं 24 बच्चों में अगर 120 मिठाइयों को बांटू, 5-5 मिठाई प्रत्येक को दे दूंगी, तो मिठाई 5-5 मिल जाएगी। वही बच्चे 24 की जगह कितने हो जाए, 20 ही हो जाए। तो अगर बच्चे कम खाएंगे तो मिठाई ज्यादा मिलेगी, क्योंकि डब्बे में मिठाइयां तो कितनी है, जैसे मान लो ये डिब्बा है, इसमें ना ऐसे इतनी मिठाई है, पहले में 5 बच्चों को बांट, मतलब प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिल रही है। जब मिठाई कितनी है, 24 बच्चे में बांट रही हूँ, 5 मिठाई मिल रही है, तो कितनी मिठाई है टोटल, 120। अब यही मिठाई क्या कर रहे हैं, मैं कितने बच्चों को बांट रही हूँ, 20 बच्चों को, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं प्रत्येक को कितनी दे रही हूँ, ठीक है ना। बच्चे 20 है, प्रत्येक को कितनी दे रही हूँ, और मिठाई कितनी है हमारी, 120 ही है। तो अब इस बार क्या हो जाएगा, हम इसको सारणी बना के समझेंगे, मैं आपको इसे डायरेक्ट समझाऊंगी तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इस बार मिठाई कितनी हो जाएगी, 6, यानी कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिलेगी, 6। लेकिन हम इसको बनाते हैं सारणी फिर समझते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों की संख्या, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई, ठीक है। ये तो बच्चों की संख्या है, ये प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई है, ठीक है। पहले बच्चे कितने थे, 24 थे, जब मिठाई कितनी मिली थी, 5।
अब बच्चे कितने हैं, 20 हो जाएंगे। जब हमें पता नहीं कि मिठाई कितनी मिली तो हम इसको मान लेंगे x। ठीक है, आप y मान सकते हो, x मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अब हमें पता है कि भाई बच्चे तो जो कितने कम हो गए, लेकिन मिठाई है तो अभी भी 120। डिब्बा तो वही है, वही मिठाई वाला डिब्बा है जिसमें पहले जितनी मिठाई थी वो उतनी थी, केवल बच्चे कम हो गए। बच्चे कम हुए तो मिठाई ज्यादा बटेगी, एक बच्चे को मिठाई उतनी ही बटेगी, लेकिन एक बच्चे को मिलने वाली मिठाई की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 20 गुना x बराबर 24 गुना x को इधर रख लेंगे, 24 गुना 5 बटे में 20। तो 5 से ये 4 बार, 4 से ये 6 बार, तो x बराबर आ गया 6। कहने का मतलब क्या है, प्रत्येक बच्चे को मिठाई मिलेगी बराबर कितनी मिलेगी, 6। अब ये अपन को आना ऐसे क्वेश्चन को देख के भी पता चलना चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात है। 8 क्लास में आ गए तो हमें देख के पता चलना चाहिए कि भाई 24 बच्चे, तो 24 बच्चे दिए, 5 बच्चे को एक मिठाई मिले, तो कुल कितनी मिठाई है पता लगा सकते हैं ना। 24 में 120 यानी 120 मिठाइयां। अब अगर बच्चे 20 ही हो गए हैं और प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली मिठाई बतानी है, तो मिठाई तो 120 ही है, बच्चे कितने हैं 20 हो गए हैं, तो 20 का भाग लगाएंगे तो 6 आ जाएगी। इस प्रकार अपन डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए हम 5 और 6 का दोनों क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक किसान पशुशाला जिसमें 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यानी कि अगर 20 पशु रहते हैं, जब वो भोजन कितने चल जाता है, 6 दिन चल जाता है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो ये भोजन कितने दिन पर्याप्त होगा। यानी कि इसी पशुशाला में अगर और 10 पशु आ जाए तो क्या 6 दिन में चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि खाने वालों की संख्या ज्यादा होगी तो वही चारा कम दिन के लिए चलेगा ना। फिर पहले 10-20 पशु थे, फिर 30 पशु, 10 पशु और आने का मतलब 30 पशु हो गए। तो जो 6 दिन चल रहा था वो हो सकता है 4 दिन में खत्म हो जाए, 5 दिन में खत्म हो जाए। जो अपन कैलकुलेशन करेंगे उसके हिसाब से पता चलेगा। तो अगर पशु ज्यादा हो रहे हैं तो वो खाना कितने दिन चलेगा, कम दिन चलेगा। चाहे अपन इंसानों पे लेके देख लो, एक तो अपन 4 जने रोटी को खाने वाले हो, तो हमारे कोई भी चीज बनाई हुई है, लड्डू है, कुछ नमकीन है, वो ज्यादा दिन चलेगी। अगर हम 10 जने आ जाए खाने वाले तो वो चलेगा क्या, कम दिन में खत्म हो जाएगा। तो सेम वही बात है, एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, दूसरी कम हो रही है तो पहले ही बढ़ रही है। तो कौन सा है, प्रतिकूल समानुपात या प्रतिलोम समानुपात। तो आपको देखते ही क्वेश्चन को पता चलना चाहिए कि प्रतिलोम समानुपात में है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सारणी बना लेते हैं। इसमें क्या क्या है, पशुओं की संख्या है और दिनों की संख्या है। पशुओं की संख्या, देखिए पशु पहले तो कितने थे, 20 थे ना, जब तो चल रहा था 6। फिर पशु 10 और आ गए, मतलब 30 हो गए। अब कितना चलेगा हमें पता नहीं, तो हम इसको मानेंगे x या y, कुछ भी एक लक्ष्य मान लेते चलो। अब देखो चारा तो उतना ही है, खाने वाले लोग कम ज्यादा हो रहे, खाने वाले कम ज्यादा हो रहे, लेकिन चारा तो उतना ही है ना। तो अब हमें पता नहीं कि ये कितना है, तो हम इन दोनों के गुणा के बराबर इसको रखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा। क्योंकि हमने ये सीखा कि प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है, इन x1 y1 का गुणा x2 y2 के गुणा के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे x गुण 30 गुना x बराबर किसके होगा, 20 गुना 6 के। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 गुना 6 बटा 30। एक जीरो से एक जीरो पर 3 से कट जाएगा 2 बार, x बराबर हो जाएगा 2 गुने 2, यानी कितना हो गया 4। यानी कि कितने दिन चलेगा, 4 दिन। अगर बस 10 और आ जाए यानी 30 पशु हो जाए तो कितने दिन चल जाएगा, 4 दिन चलेगा वो चारा। ठीक है, सिर्फ का 6 वाला देखो, जसविंदर के घर में पूरा तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। अगर 3 जने काम करते हैं ना तार लगाने का, तो 4 दिन में खत्म कर देते हैं। यदि वो 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है, अब क्या कर रहा है वो, पहले तो 3 व्यक्तियों को लगा रहा था, अब व्यक्ति 3 नहीं करके 4 व्यक्ति लगा रहा है। तो अगर ज्यादा जने लगाएगा, ज्यादा काम पे व्यक्ति लगाएगा तो टाइम कम लगेगा। अब टाइम कम लगेगा इसका मतलब हमें क्या बोल रहा है, ये काम 4 दिन में होता है, 3 दिन में होता है, कितने दिन में होता है देखते हैं। वो क्या कर रहा है, 3 पहले क्या कर रहा है, 3 के स्थान पे कितने व्यक्ति लगा रहा है, 4 व्यक्ति। यहाँ पे पहले 3 व्यक्ति लगा रहा था, अब व्यक्ति कितने लगा, 3 व्यक्ति लगाया, जब 4 दिन में पूरा हुआ। अब व्यक्ति कितने लगा रहा है, 3 के स्थान पे 4 लगा रहा है।
तो काम क्या होगा, कम समय में पूरा होगा। अब हमें व्यक्ति बताने हैं कि कितने दिन में, सॉरी दिन बताने हैं कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो हमें जो जो दिया वो हम लिख लेते हैं। एक तो हमें समय दिया है, यह व्यक्तियों की संख्या ही है ना, दिनों की संख्या है, तो देखो या समय भी लिख सकते हो। एक तो है दिनों की संख्या, एक हमारे पास में व्यक्तियों की संख्या। सारणी तो बना लो आप। सबसे पहला काम यही है ताकि हमें समझ में आ जाए गुण किसके बराबर होगा, व्यक्तियों की संख्या। अब देखो दिनों की संख्या क्या है, दिनों की संख्या क्या है, 4 दिन में करते हैं कितने आदमी, 3 आदमी। यही क्या हो जाता है, वह 3 के साथ में 4 व्यक्तियों को लगा था। अब व्यक्ति तो कितने हैं, 4 है, लेकिन हमें दिन कितने लगेंगे वो पता नहीं, तो इसको मान लिया अब हमें पता है कि इन दोनों को गुणा इसके बराबर होगा, तो हम क्या लिखेंगे, x गुणा 4 बराबर 4 गुणा 3। क्योंकि काम उतना ही है, काम करने वालों की संख्या कम ज्यादा हो रही, काम तो उतना ही है। ये मिलके क्या करेंगे भाई, दिन इतने हैं काम इतना मिलके वो काम पूरा कर रहे हैं, काम पूरा काम तो हुई है ना। इसी प्रकार इसका भी क्या होगा, सेम हुई होगा। तो अब क्या हो जाएगा, 4 गुणा 3 बटे 4, 4 से 4 कट हो गया, और बराबर आ गया 3। कहने का मतलब क्या, जब 4 व्यक्तियों को 3 व्यक्तियों को लगाया, सॉरी 3 के स्थान पे 4 व्यक्तियों को लगाया तो काम 3 दिन में पूरा हो गया। पहले 3 व्यक्ति को लगा रहा था, 4 दिन ले रहे थे, इसका मतलब व्यक्ति ज्यादा करा तो काम कम टाइम में पूरा हो गया। तो दिनों की संख्या बराबर हो जाएगी, संख्या बराबर हो गई 3। ठीक है, तो सबको क्लियर हो रहा है ना, ये 4 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 6 नंबर वाला अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आप ध्यान से करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। उनमें आपको स्टार्टिंग से बोल रहे आपको पहले तो क्वेश्चन को देखते ही पता चलना चाहिए कि अनुकूल समानुपात है या प्रतिलोम समानुपात है। क्योंकि आप क्वेश्चन को जब भी सही तरीके से सोल्व कर सकते हो जब आपको पता चलेगा क्वेश्चन को देखिए कि ये कौन से समानुपात में, क्यों, क्योंकि जब समानुपात का पता चलेगा कि कौन से में, जब भी तो आप उसके हिसाब से उसका ट्रीट करोगे ना, उसके साथ ही सोल्व होने वाला है। क्योंकि अब अगर आप इसके बट्टे पे लगाओगे 20/6 बराबर 30/8 को कैसे सोल्व होगा, नहीं होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है। यानी कि बोतलों का एक बैच होता है जिसमें बहुत सारे बोतलें होते हैं, उनके बक्सों में भरा जाता है। तो कितने बक्सों में भरा गया, 25 बक्सों में रखा गया है। और एक बक्स में कितनी बोतलें आ रही है, प्रत्येक बक्स में कितनी बोतल आ रही है, 12 बोतल आ रही है। तो टोटल बोतलें कितनी होंगी वो अपन निकाल सकते हैं, 25 गुना 12। अब देखो क्या हुआ, यदि इससे बेच को बोतल, इससे बेच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 ही बोतलें आए तो कितने बक्स से भरे जाएंगे। पहले तो क्या था, प्रत्येक बक्स में कितनी बोतलें आ रही थी, 12 वो आ रही थी। जब तो कितने बक्स से भरे जा रहे थे, 25। कितने बक्स से आ रहे थे, 25। अब क्या हो रहा है, प्रत्येक बक्स में कितनी बोतलें आ रही है, 20 आ रही है। तो बक्सों की संख्या कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी। पहले देखो 12 ही आ रही थी एक बॉक्स में, एक बक्स में 12 आ रही थी जब 25 बक्स भर रहे थे। अब क्या हो रहा है, 20 आ रही है एक में, तो बक्सों की संख्या कम हो जाएगी, लेकिन हमें निकालना कैसे हो रही है। तो सबसे पहले हम सारणी बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे बक्सों की संख्या, एक तो ये, एक तो हो गया बक्सों की संख्या। एक और देखो क्या है, प्रत्येक बक्स में रखी जाने वाली बोतलों की संख्या। ठीक है, हमें ये लिखना भी आना चाहिए कि क्या क्या हमें दिया गया है, क्या क्या हमें लिखना। एक तो भी हमें बक्सों की संख्या दी है, एक प्रत्येक बक्स में रखने वाली बोतलों की संख्या दी है। तो बक्सों की संख्या पहले तो है 25, जब तो प्रत्येक बक्स में कितनी बोतलें रख रहा है, 12। अब बोतलों की संख्या हमें नहीं दी है, लेकिन प्रत्येक बक्स में रखे जाने वाली बोतलें हमें दे दी, कितनी है, 20। अब हमें यहाँ पे मान लेना ये क्या है, बक्स है। अब इसको देखते ही पता चल गया कि क्या है ये, प्रतिकूल, सॉरी प्रतिलोम समानुपात में है। तो हम क्या करेंगे, इसको अक्स मान लेंगे। माना कि कितनी है बोतलें, सॉरी बक्स कितने हैं, भरे जाने और बक्सों की संख्या है अक्स। अब हमें पता है कि प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अक्स गुणा 20 गुणा अक्स बराबर 25 गुणा 12। ठीक है,
अब आप कैसे भी कर सकते हो, इन दोनों का गुणा है तो पहले इन दोनों को गुणा करके इस ऐसे भी लिख सकते हो। देखो आप 25 गुणा 12 बराबर अक्स गुणा 30। अब अक्स को तो उधर रख लेंगे, इधर हो जाएगा 25 गुणा 12 बराबर अक्स गुणा, सॉरी अक्स और बटे में आ जाएगा 20। 20 से काट दो, ये 5 से 4 बार, ये 5 से 5 बार, ये 4 से 3 बार, तो 5 गुणा 3 आ गया। इसका मतलब अक्स बराबर क्या आ गया, अक्स बराबर हो गया 15। कैसे निकलो सही नहीं आएगा, तो ये हमारे क्या आया है, प्रत्येक सॉरी बक्सों की संख्या, कितने बक्स भरे जाएंगे, 15 बक्स में ही वो पूरी बोतलें आ जाएंगी। 20 के हिसाब से अगर प्रत्येक बक्स में रखेंगे तो 15 बक्सों में पूरी बोतलें आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो एक वाला क्या है, एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, यानी कि 63 दिन अगर लगाते हैं तो उसमें 42 मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता थी। अब वो क्या कर रही है, फैक्ट्री सोच रही है कि मैं 54 दिन के अंदर ही काम को खत्म कर दूं, तो मुझे कितनी मशीनों की आवश्यकता, भाई 63 दिन में बना रही थी जब मशीनें 42 लग रही थी, यानी कि दिन ज्यादा ले रही थी जब मशीनें कम ले रही थी, सॉरी दिन ज्यादा लगा रही थी जब मशीनें कितनी थी 42। अब काम खत्म करना है उसको 54 दिन में ही, 54 दिन में ही करना है, तो मशीनें ज्यादा जाएंगी, भाई काम को जल्दी जल्दी स्पीड करेगा तो एक दो मशीन ज्यादा लाएगी जब तो होगा ना। तो चलिए अपन निकालते हैं कितनी मशीनें आएंगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दिनों की संख्या। एक तो ये दिया है हमें दिनों की संख्या, एक हमें दिया है मशीनों की संख्या। अब देखिए दिनों की संख्या क्या है, पहले 63 दिन है जब कितनी मशीनें लग रही है 42, फिर कितने दिन है 54 दिन है जब कितनी मशीनें चाहिए वो हमें दिया नहीं, इसको मान लो आप वाई मान लो, इस बार कुछ भी मान सकते हो, इस बार वाई मान लो, कि हम हर बार ऐसे मानते आ रहे हैं। अब हमें पता है कि इन दोनों को गुणा क्या होता है, इन दोनों के गुणा के बराबर हम, क्यों, क्योंकि ये प्रतिलोम समानुपात नहीं, क्योंकि एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, क्यों, क्योंकि अगर 63 दिन थे जब तो मशीनें कितनी थी 42 थी। अब अगर वो काम सॉरी कम समय में पूरा करना चाहती है काम को, तो काम करने वाले मशीनें ज्यादा लगेगी, जैसे आदमी ज्यादा लगते हैं मशीन से काम हो रहा है तो मशीनें ज्यादा लगेगी, तो इसका मतलब क्या प्रतिलोम समानुपात में है। तो हमें पता ही क्या हो जाएगा, 63 गुना 42 बराबर 54 गुना 1, तो 63 गुना 42 बटे 54, इधर आ जाएगा वाई, ये कट जाएगा 9 से 9 6 9 6 54, 9 7 63, 6 से ये 7 बार, जो 7 गुना 7 बराबर वाई, तो वाई बराबर आ गया 49। तो ये क्या हो गया, मशीनों की संख्या, यानी मशीनें बराबर क्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 49 मशीनें। देखो अगर उसको काम 54 दिन में खत्म करना है तो मशीनें कितनी होगी 49, ज्यादा है कि कम है, ये ज्यादा ही, क्यों, क्योंकि वही काम 63 दिन वाला काम तो उतना ही है, लेकिन वो जल्दी करना चाहता, जल्दी करना चाहता तो मशीनें ज्यादा लगाएगा, इसलिए वो 7 मशीनें ज्यादा लगाएगा ना तो उसका काम जल्दी हो जाएगा। तो सबको क्लियर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 नंबर तक क्वेश्चन है ना, उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने वाला पक्का पक्का है इनमें से, ठीक है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया कि एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है, यानी कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, जब उसको 2 घंटे लगते हैं। वही क्या बोल रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। तो मैंने आपको परिचय पाठ में क्या समझाया था कि कोई कार है या कोई भी वाहन है, अगर वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, सेम दूरी जगह हुई उतनी जगह जाना है उसको, फिर दूरी पहले से निश्चित है कि आपको इतनी जगह जाना है, यहाँ से लेके वहां तक जाना है, अगर वो उसी चाल को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, तो समय कम लगेगा। फिर आपको 200 किलोमीटर जाना है, पहले आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहे हो, जब आपको 2 घंटे लग रहे हैं, उसी चाल को आपको क्या करना, 200 जो आपकी किलोमीटर की दूरी है उसको आपको दूरी को तय करना 80 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो आप क्या 1.5 घंटे में भी पूरी कर जाओ या 1 घंटे में भी पूरी कर जाओ। तो अपन देखते हैं कि अपन को कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि इसमें कौन सा है, प्रतिलोम समानुपात। तो हम इसके सारणी बना लेते हैं। सबसे पहले तो आपको लिखना भी है कि चाल बढ़ रही है तो समय कम हो रहा है, और चाल कम होने से समय ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए इसमें प्रतिलोम समानुपात। तो हम क्या मानेंगे, माना कि कार को लगने वाला समय क्या है, अक्स या वाई कुछ भी मान लेना आप, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चाल,
ये है किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, ये तो हमारी है चाल, और फिर क्या है, समय है। अब देखो चाल जब 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब समय लग रहा है 2। चाल कितनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब समय हमारे पास में नहीं है, तो हम क्या मानेंगे इसको, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई टोटल दूरी तो होती हुई है, ये समय था ये चाल, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो टोटल दूरी आ जाएगी, तो इतनी दूरी टोटल तय करी थी। सेम इनका भी वही है, चाल ये तो समय हमें पता नहीं, तो क्या करना है, इन दोनों को गुणा, इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, 80 गुना x बराबर 60 गुना 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 60 गुना 2/80। एक जगह से एक जीरो घट गया, 2 से हो गया 4 बार, 6/4। 4 एकम 4 बच गया, 2 उतारेगी जीरो, ऐसे तो जीरो आएगा नहीं, जीरो आएगा उससे पहले पॉइंट लग जाएगा। 2 का हो गया 20, 4 पंजे 20, यानी कि 1.5 का मतलब क्या, 1.5 घंटा। तो अब क्या होगा, लगने लगा, समय बराबर क्या आ गया, 1.15 घंटे, यानी 1.5 घंटा। ठीक है, अब देखिए इसी के साथ एक लाभ 3 नंबर क्वेश्चन। दो व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं, यानी कि 2 जने अगर मिलके एक नया घर बनवाए, उसमें खिड़कियां लगाते ना 2 जने मिलके, तो 3 दिन में खिड़कियां लगा देते हैं ना। अब देखो क्या हुआ, कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अब कार्य कितने दिन में होगा। अब भाई काम शुरू करने से पहले क्या होगा, 2 व्यक्तियों में से एक बीमार पड़ गया, तो एक ही जना अगर खिड़कियां लगाएगा तो कितने दिन में लगाएगा वो हमें पता नहीं है। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अगर खिड़कियां एक ही दिन में लगानी हो तो कितने जने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के लिए एक सारणी बना लेते हैं ना, एक ही सारणी में दोनों का एक बार लिख लेते हैं क्या क्या हमें निकालना है। सबसे पहले तो पता तो चल गया किसमें है, प्रत्येक विलोम समानुपात में। एक तो क्या है देखो, व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या। एक तो हमें दिया है व्यक्तियों की संख्या, एक है दिनों की संख्या। अब देखो व्यक्ति कितने हैं, व्यक्ति कितने हैं, 2 व्यक्ति है, जब तो 3 दिन लग रहे हैं ना। अगर आपको देखो एक क्या दिया फर्स्ट क्वेश्चन में, कार्य होने से पहले एक बीमार पड़ गया तो एक व्यक्ति बचा। अगर एक व्यक्ति कर रहा है तो क्या बोल रहा है, कार्य कितने दिन में होगा हमें पता नहीं है, ठीक है ना। इसी का क्या बोल रहा है, एक ही दिन में काम करवाना है। अगर काम को आपको एक ही दिन में करवाना है, यहाँ पे एक दिन में काम पूरा खत्म कर देना है, एक दिन में काम, एक दिनों की संख्या एक हो गई, तो कितने व्यक्ति लगेंगे, यहाँ पे हमें व्यक्ति नहीं दिए, तो हम क्या लिखेंगे कि दोनों में क्या है, प्रतिलोम समानुपात है। अगर व्यक्ति की संख्या ज्यादा होगी तो काम कम समय में पूरा होगा, और अगर व्यक्ति की संख्या कम होगी तो काम ज्यादा समय में पूरा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको तो मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई टोटल काम कितने हैं, 2 गुणा 3 यानी 6 है, तो 6 के इन दोनों के गुणा के बराबर एक बार इसको रख देंगे, इन दोनों के गुणा के बराबर एक बार इसको रख देंगे। पहले इसका आंसर निकालना है, तो इन दोनों के गुणा के बराबर इसको रख देंगे हैं। 1 गुणा x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3। x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 यानी 6 हो गया। 6 के अंदर आप 1 का भाग लगाओगे तो x बराबर क्या आएगा, 6। यानी कि अगर एक अकेला व्यक्ति ही काम करेगा, भाई यहाँ पे भी साफ दिख रहा था, 2 जने मिलकर कर रहे थे जब 3 दिन में हो रहा था। अगर एक बीमार पड़ गया, एक जना कर रहा है तो कितने दिन में हो जाएगा, 6 दिन में। तो अपन ने लॉजिकली इसको निकाल के लिए है, तो क्या लिखेंगे अपन, अकेला व्यक्ति कार्य करने में समय लेगा बराबर कितने दिन, 6 दिन। 6 दिन में वो अकेला ही पूरा कर लो। सेकंड वाला देखो क्या है, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए व्यक्ति की संख्या, तो हमें पता है वो भी इसके बराबर होगा। हम लिखेंगे y गुणा 1 बराबर 2 गुणा 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 क्या हो गया, 6। 6/1 बराबर क्या हो जाएगा, 6। तो कहने का मतलब व्यक्तियों की संख्या, व्यक्ति भी कितने चाहिए भाई, काम तो वही है, पूरे काम को एक मान लिया, तो व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या आ जाएगी, 6 व्यक्ति है ना, उसको एक ही दिन में पूरा कर देंगे। व्यक्तियों की संख्या बराबर आ गई 6। इसी के साथ हमारा ये 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमारा 11 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या देगा, किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते हैं, यानी कि जैसे हमारे पीरियड्स होते हैं ना, पहला पीरियड दूसरा पीरियड, ऐसे 8 पीरियड होते हैं, कितने कितने मिनट के, 45 मिनट के। अब हमें क्या करना है, यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है,
स्कूल का जो काम वाले समय है ना, स्कूल 8 घंटे या 6 घंटे जितना चलता है ना उतना ही चल रहा है। फिर क्या बोलता है, यदि स्कूल में बराबर अभी की 9 कालांश तो कालांश कितने समय, प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा? भैया कालांश 8 की जगह हो गए 9, तो अब उनकी अवधि कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी ना भाई, कालांश बढ़ रहे हैं। पहले 8 पीरियड आ रहे थे, पीरियड कितने आएंगे? 9। उतना ही स्कूल 8 घंटे चल रहा था तो 8 घंटे चलेगा, 6 घंटे चल रहा था तो 6 घंटे ही चलेगा। लेकिन पीरियड की जो टाइमिंग है ना वो कितनी हो जाएगी? तो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। पीरियड अगर एक बढ़ गए तो उनकी अवधि भी 5-5 मिनट की, 7-7 मिनट की कुछ तो कम हो जाएगी। तो इसमें कौन सा है? प्रतिलोम समांग। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसमें प्रतिलोम समानुपात है। ठीक है, अब क्यों है वो मैंने आपको बता दिया है। हम सारणी बना लेते हैं पहले तो। सारणी बनाएंगे तो हमें पता है कि हमें कितने बॉक्स चाहिए। एक तो वो लिखने के लिए दो ये, तो एक तो क्या है, कालांश है, ये क्या है, समय है। अब देखो कालांश कितने, 8 कालांश है जब 45 मिनट लगते हैं, और कालांश कितने हो जाए, 9 हो जाए, तो हमें टाइमिंग का पता नहीं, इसको बना लेते हैं बस। ठीक है, ओके। अब हमें पता है इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होगा, तो हम लिख देंगे 9 गुना x बराबर 8 गुना में 45। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुना 45 बटे 9। 9 से कट जाएगा 9 पंजे 45, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुना में 5 बराबर क्या हो जाएगा, 40। तो कहने का मतलब क्या है, वही पीरियड जो 45 पे 10 मिनट के हो रहे थे वो कितने कितने मिनट के हो जाएंगे, 40-40 मिनट के हो जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, समय बराबर 40 मिनट का। ठीक है, आई होप आप सब लोगों को क्वेश्चन बहुत 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 अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मैंने आपको समझाने के लिए जैसे मेहनत करी है वैसे ही आप लोगों ने इसको समझा होगा, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि मैं जब समझाऊँ ना तो बच्चे उसी हिसाब से समझे जैसे मैं मन से दिल से उनको समझाना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि मैंने पढ़ा दिया हो गया, नहीं, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैंने जैसे दिल से समझा है ना वैसे ही उन लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने उसी तरीके से समझा होगा, और अच्छे से समझना, ध्यान से समझना, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आने वाला है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो जाते जाते क्लास को लाइक कर दीजिएगा, क्लास रिलेटेड कमेंट कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।